हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शिफाली। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लाइफ की आखिर शुरुआत कहाँ से हुई थी, स्टार्ट कहाँ से हुई थी, और ये वीडियो का पार्ट फर्स्ट होगा इस चैप्टर का। इस चैप्टर में हम मेन कंसेप्ट्स पढ़ने वाले हैं कि स्ट्रक्चर क्या है सेल का, सेल आखिर कहाँ से उसकी स्टार्ट हुआ था, सेल के बारे में हमें कैसे पता चला, साइंटिस्ट कौन है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी बुक खोलने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने मेरी ये वीडियो और नोट्स जो हैं मुझसे ले लिए तो, इनकी पीडीएफ ये पढ़ ली तो, ठीक है, क्योंकि बुक का एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने इस नोट्स में लिख दिया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। वेयर डिड लाइफ बिगिन, आखिर लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई थी। साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि लाइफ जो है वाटर से स्टार्ट हुई थी। स्मॉल वाटर पूल्स जो होते हैं उनकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो है वो चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं। हम ओशन की बात नहीं कर रहे हैं इसमें, ठीक है। हॉट स्प्रिंग इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आपने हॉट स्प्रिंग लिया हो, जैसे इसमें दे रखा है हॉट स्प्रिंग ऑफ पोगा वैली इन लद्दाख। लद्दाख में एक हॉट स्प्रिंग है जहाँ पे हाई टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है। वहाँ का इवन इन द क्लाइमेट जो है वहाँ का टेम्परेचर जो है, अगर एटमॉस्फेयर का देखें, अगर कोल्ड क्लाइमेट्स हैं तो भी वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जैसा हाई टेम्परेचर रहता है वहाँ के पानी का, ठीक है, हॉट स्प्रिंग का। जैसे मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम्स के थ्रू भी आप समझ सकते हैं कि स्मॉल वाटर पूल्स हॉट स्प्रिंग में हमेशा बॉइलिंग पॉइंट रहता है, और कहाँ पे होता है, पोगा वैली लद्दाख में, ठीक है। ये कंडीशंस जो हैं अर्थ से बहुत ही ज़्यादा मिलती हैं, क्योंकि 3.5 बिलियन ईयर अगो ऐसी कंडीशंस हुआ करती थी अर्थ पे, ठीक है। The organism lived in these hot spring are mostly heat loving bacterias because high temperature होता है hot spring में, तो वहाँ का जो organisms हैं, वहाँ की जो लाइफ है, जहाँ से लाइफ स्टार्ट हुई है hot spring से, वहाँ के और बैक्टीरियाज जो होते हैं वो हीट लविंग बैक्टीरियाज होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, और उनको क्या कहते हैं, थर्मोफिल्स कहते हैं। थर्मोफिल्स का मतलब है हीट लविंग बैक्टीरिया, ठीक है। साइंटिस्ट जो है बिरबल सहनी इंस्टीट्यूट लखनऊ में जो है, इस इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने ये फाउंड किया, जैसे उस हॉट स्प्रिंग का उन्होंने टेस्ट किया होगा, तो उसके अंदर उन्हें पानी में क्या पाया गया, कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट्स वहाँ पर पाए गए, जो कि स्प्रिंग में जो है हॉट स्प्रिंग में रैपिडली जो है वो फॉर्म होते जा रहे थे। उसके अंदर क्या था कि कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट जो हैं वो प्रोटेक्ट कर रहे थे अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन से। जैसे सूरज की किरणें पड़ती थी तो उन सब से वो प्रोटेक्ट करा करते थे कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट्स, और फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन भी उनकी हेल्प करती थी एक बैरियर बनाने में सेल से, जिससे सेल्स जो हैं वो हमेशा क्या रहे, प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। जिन ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर रहे हैं, दैट मीन सेल्स की हम बात कर रहे हैं, उनके ऊपर एक बैरियर होता था, एक लेयर होती थी, किसकी, सेल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन हुआ करता था, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं हम उसे। तो वो हमें इन सब चीज़ों से क्या करते हैं, सेल को प्रोटेक्ट करते हैं। समरी, इसकी समरी क्या है कि लाइफ इज़ बिलीव टू बी हैव स्टार्टेड इन द स्मॉल वाटर पूल। हमने क्या पढ़ा इस वीडियो में कि लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई है, एक स्मॉल वाटर पूल से स्टार्ट हुई है, लाइक अ हॉट स्प्रिंग। दीज प्लेसेस हैज़ अ राइट कंडीशंस फॉर द फर्स्ट सेल टू फॉर्म एंड सर्वाइव। और ये प्लेस बिल्कुल राइट कंडीशन है कि पहला सेल जो है वो वहाँ पे बने और वहाँ पे वो सर्वाइव करे, ठीक है। तो अब तक हमने सेल के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे कि सेल आखिर होता क्या है। अब सेल कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, मैंने यहाँ डायग्राम दे रखा है आपको, यहाँ सेल ऐसा दिखता है। सेल के बाहर जो ये लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले सेल क्या होता है, सेल एक बेसिक स्ट्रक्चर है, फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। ये उसका स्ट्रक्चर दे रखा है पूरा, उसका फंक्शनल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो फंक्शन करते हैं सेल चीज़ें, वो उसे हम सेल कहते हैं। एवरी लिविंग थिंग्स फॉर्म अ टाइनी बैक्टीरिया टू अ जाइंट ट्री और अ ह्यूमन बीइंग इज़ मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे टाइनी बैक्टीरिया हो, चाहे जाइंट ट्री हो, चाहे हम ह्यूमन बीइंग हो, हम किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं, ठीक है। तो हम एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं उसे। अब टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। मीनिंग क्या है, यूनिसेलुलर का मतलब होता है जो खाली एक सेल से बना हो, मल्टी सेलुलर का मतलब होता है जो मिलियंस ऑफ सेल्स जो एक साथ काम करते हैं, फिर उन सेल से बने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बीइंग बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं, तो हम क्या है, मल्टी सेलुलर में आते हैं, ठीक है।
जैसे एग्जांपल दे रखा है, हम प्लांट्स, फिश, बर्ड, ह्यूमंस, ये सब जो हैं, यहाँ पे मैंने पिक्चर्स भी दे रखी हैं, ये सब जो है मल्टी सेलुलर है। यूनिसेलुलर कौन कौन है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है? एक सिंगल बैक्टीरिया होता है, स्मॉल बैक्टीरिया होता है, तो वो यूनिसेलुलर हो गया। ईस्ट, एमेबा, ये सब क्या है? यूनिसेलुलर हो गए, जो कि सिंगल सेल से बने हुए हैं। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। मैंने साइड में डायग्राम भी देती चल रही हूँ, जिससे आपको और क्लियर होता जाए, आपको पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। ऑर्गेनिज्म इन द मल्टी सेलुलर। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब फॉर्मेट क्या होता है? सेल होते हैं, फिर वो क्या बनते हैं? मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, फिर वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं, फिर क्या बनता है? हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है हमारा। ठीक है, तो ये मल्टी सेलुलर का पूरा प्रोसेस बता रखा है। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, नोजल पोर्स, नाजल कैविटी, टेट्रा प्लस रंग इज इक्वल टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का आपका बुक में एग्जांपल दे रखा था, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अगर आपसे मल्टी सेलुलर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये एग्जांपल्स ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि हमें बुक में गिवन है। ठीक है, even when the cell are organized into tissue and organ, the cells remain the functional unit of structure and the function। चाहे सेल जो है मिलकर उन्होंने टिश्यू बना दिया हो, चाहे ऑर्गन बना दिया हो, लेकिन जो सेल हैं वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ही रहेंगे, बिकॉज सेल से ही टिश्यूज़ और ऑर्गन बने हैं, और अंदर जो टिश्यूज़ मिल के काम कर रहे हैं वो, है ना। तो इसीलिए सेल हमेशा चाहे मिल के काम करे, चाहे वो सिंगल काम करे, उसे हम फंक्शनल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कहते हैं। Cells in the multicellular organism work together in a coordinate ways to perform the different life functions। सेल्स जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक साथ मिलकर काम करते हैं, कोऑर्डिनेट वे में करते हैं, जिससे डिफरेंट लाइफ फंक्शंस जो क्या कर सकें, परफॉर्म हो सके। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये छोटा सा डायग्राम बना रखा है, ये बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे, है ना। टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स। ठीक है, आई होप आपको सेल समझ आ गया होगा। हमने पढ़ा सेल क्या होता है। सेल के टू टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। अब हम पढ़ेंगे हाउ टू स्टडी सेल। हमें सेल को स्टडी कैसे करना है, हमें डिस्कवरी किसने की थी सेल की, आखिर ये पढ़ना है। आखिर हम सेल को आखिर देख कैसे सकते हैं, कितने मतलब देख सकते हैं उसे कैसे हैं, आखिर वो उनका आई से देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, हम उसे माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सेल्स जो होते हैं वो इतने स्मॉल होते हैं, हम अपनी आई से उन्हें नहीं देख सकते हैं। तो लिमिट क्या होती है उनकी रेजोल्यूशन की ह्यूमन आई की? दैट इज़ 0.1 mm होती है, जिसका मीनिंग होती है 2 पॉइंट क्लोजर देन 0.1 mm कैन नॉट बी सीन एज सेपरेट। तो 2 पॉइंट से बहुत ज़्यादा क्लोज होती है 0.1 mm, जिसको देखना, सेल को देखना, सेपरेटली देखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। देखो अनएडेड एंड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, देखो आप विजिबल बाय आइज़ लिखा है यहाँ पे और नॉट विजिबल बाय आइज़ लिखा है। तो हम इतना तो हमें विजिबल है, अगर 0.1 से 1 mm तक है तो वो विजिबल है। अगर इससे कम है, 2 पॉइंट ही कम है, तो हम आइज़ से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, सेल को अगर 2 पॉइंट के हम बिल्कुल हमारा आइज़ मतलब इतना पास होता तो हम उस सेल को आइज़ से भी देख पाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये दे रखा है जिससे कि आपको ये चीज़ क्लियर हो कि हम आइज़ से देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी, जिनका मैंने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ईयर लिख रखा है। 1635 में उनका बर्थ हुआ था और 1703 ईयर में उनकी डेथ हो गई थी। तो ये फर्स्ट पर्सन थे जिसने सेल ऑब्जर्व किया था इन 1665 में, जिन्होंने सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया था, जो कि 200 से 300x मैग्नीफाइज है। ठीक है, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि एक थिन स्लाइस है कॉक की, ऐसा उन्हें माइक्रोस्कोप में दिख रहा था, जैसे स्मॉल बॉक्स थे कंपार्टमेंट की तरह, जिन्होंने इन्होंने नाम दिया उनको सेल। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिख रहा है, इन्होंने जैसे ये पिक्चर है इसमें क्या दिख रहा है, थिन स्लाइसेस दिख रही है कॉक की। ठीक है, जो कि हुक ने देखी थी, उन्होंने देखी थी, रॉबर्ट ने देखी थी। उनका माइक्रोस्कोप कैसा दिखता था? ऐसा दिखता था। अभी मैं आपको माइक्रोस्कोप की दिखाऊंगी जो फोटो हमें बुक में गिवन है। एक तो ये वाला लाइट माइक्रोस्कोप है, ये हमें बुक में पिक्चर गिवन है। एक और है जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन्स माइक्रोस्कोप है, जो इससे भी ज़्यादा इफेक्टिव है, पावरफुल है। वो अभी मैं आके आपको पिक्चर दिखाऊंगी। पहले हम टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप पढ़ लेते हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, कुछ रेजोल्यूशन की लिमिट है जो कि आपको पता होनी चाहिए, 0.001 mm। इससे 0.1 mm से कम है तो हम नहीं देख सकते, उससे ज़्यादा होती तो हम देख पाते सेल्स को। ठीक है, माइक्रोस्कोप उन्होंने 2 टाइप के बनाए थे, दैट इज लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन्स माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप क्या, यूजुअली विजिबल लाइट यूज़ इन द स्कूल लैब्स में यूज़ करी जाती है, जो कि मैग्नीफाइज करती है ऑब्जेक्टिव लेंसेज को 10x to 40x एंड आई पीसेस, हम उसके देख सकते हैं। जो कि हमें स्कूल लैब में होती है ना माइक्रोस्कोप, उसे हम लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। टीचर्स आपको दिखा देंगे स्कूल्स में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को इंस्टेड ऑफ लाइट की जगह बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करके हम उसे देख सकते हैं। ठीक है, शो द सेल स्ट्रक्चर दिख जाता है, नैनोमीटर स्केल पे हमें इसके अंदर सेल दिख जाता है। 1 mm
टू 0.00001 mm, मच मोर पावरफुल दैन द लाइट माइक्रोस्कोप, से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ पिक्चर। ये देखिए हमें ये बुक में दे रखी है, ये है इलेक्ट्रॉन्स माइक्रोस्कोपी। इसमें हमें क्या दिख रहा है, स्कैन जनरेटर भी इसमें ऐड होता है, एम्पलीफायर भी इसमें ऐड होता है, डिटेक्टर, सैंपल रखना है हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंसेज है, ये स्कैनिंग कॉइल है। ऐसे करके उन्होंने क्या बनाया था, इलेक्ट्रॉन्स माइक्रोस्कोप बनाया था। ये मैं आपको लाइट माइक्रोस्कोप का डायग्राम मैं आपको दिखाई चुकी हूँ। ये बहुत लाइट होता है, लाइट स्टेज पे होता है, ठीक है। इसमें उसके पार्ट्स दिखा रखे हैं। आप इसका डायग्राम एक बार लर्न कर लीजिएगा, स्कूल में पूछा जा सकता है, क्योंकि सिलेबस बहुत चेंज हो चुका है तो कुछ भी पूछा जा सकता है। आगे हम इस बारे में भी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ओवर टाइम के साथ जो है ये माइक्रोस्कोप और भी ज़्यादा इम्प्रूव होते चले गए। तो क्या उनसे 3 फीचर्स थे जो ओवर टाइम के साथ साथ जो है टाइम, तब से जब इन्होंने फर्स्ट टाइम बनाया था ये माइक्रोस्कोप, उसके साथ साथ कैसे चेंजेस आते रहे उस माइक्रोस्कोप में। रेजोल्यूशन, मेजर ऑफ क्लैरिटी, हाउ क्लियरली 2 क्लोज पॉइंट्स कैन बी सीन एज सेपरेट। तो बहुत क्लैरिटी इम्प्रूवमेंट क्या हुई है, क्लैरिटी की इम्प्रूवमेंट हुई कि हम और क्लियरली उन 2 पॉइंट्स को देख सकते हैं। लो रेजोल्यूशन जब था, आप पास से देखिए, जब लो रेजोल्यूशन था तो ऐसा दिखता था, जब हाई रेजोल्यूशन हुआ और भी ज़्यादा रेजोल्यूशन इम्प्रूव हुआ तो हम और अच्छे से उसको देख पाए, ठीक है। आगे क्या इम्प्रूव हुआ, कॉन्स्टेंट, मतलब कि ब्राइटनेस जो है, डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट की ब्राइटनेस को इम्प्रूव किया गया। लो कॉन्सेंट्रेशन जब उन्होंने बनाया था तो ऐसा दिखता था, बहुत लाइट दिखता था, ठीक है। जब उसका कॉन्स्टेंट बढ़ाया गया तो बहुत ही हमें डार्क सारी चीज़ें कलरफुल दिखने लग गई, ठीक है। तो ये फीचर इंप्रूव हुआ। नेक्स्ट, मैग्नीफिकेशन की वजह से ऑब्जेक्ट हमें बड़े दिखने लग गए, ठीक है, और भी ज़्यादा डिस्कवरी होना स्टार्ट हो गई कि पहले तो हमें ऐसा दिखता था, फिर जब हमें और ज़्यादा अंदर दिखने लग गया तो हमने एक एक पार्ट को क्या है बहुत ही अच्छे से क्लियरली हमें दिखाई देने लग गया। तो टाइम के साथ साथ ये तीनों चीज़ें क्या हुई, इंप्रूव हुई, रेजोल्यूशन, कॉन्स्टेंट एंड मैग्नीफिकेशन। ये आपको तीनों पॉइंट लर्न करने हैं, पूछे जा सकते हैं शॉर्ट आंसर में, ठीक है। इन शॉर्ट में अगर हम बोलें तो माइक्रोस्कोप सेल को या उसके स्मॉल पार्ट्स को क्लियरली यूज़ हेल्प करता है हमें देखने में। ओवर टाइम के साथ साथ रेजोल्यूशन, कॉन्स्टेंट एंड मैग्नीफिकेशन ने इम्प्रूव हुआ बहुत ज़्यादा। साइंटिस्ट ने और ज़्यादा जाना किसके बारे में, सेल्स के बारे में। अगर हम दोनों माइक्रोस्कोप के टाइप को कंपेयर करें तो लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो बहुत लाइटली विजिबल होता है और इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से विजिबल हो पाता है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में, ठीक है। इसकी मैग्नीफिकेशन आप लर्न कर सकते हो अगर डिफरेंस पूछा जाता है। अगर आप क्वेश्चन को और अच्छे से आप लिखना चाहते हो एग्जाम में तो ये छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नोट क्या है, आपको ये याद रखना है कि 1 nm मतलब क्या होता है, 0.00000.1 mm होता है, मतलब नैनोमीटर स्केल की हम बात कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, याद कर लेना है अच्छे से ये चीज़, नोट जो लिखा है, ठीक है। मैं एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से मैंने इन नोट्स में लिखा है, ठीक है। अगर हम अब ये साइज स्केल दे रखा है मैंने कि हम छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ कौन सी हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में हम क्या चीज़ें देख सकते हैं, एटम बहुत स्मॉल होता है वो हम देख सकते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, लिपिड, प्रोटीन्स, रिबोसोम्स, मतलब ये सब चीज़ें हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप में हम वायरस, स्मॉल बैक्टीरिया, मोस्ट न्यूक्लियस, बैक्टीरियाज, ये हम लाइट माइक्रोस्कोप में भी देख पाएंगे। अमीबा, मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स को भी हम देख पाएंगे। अपनी आँखों से हम क्या क्या देख सकते हैं, अमीबा देख सकते हैं, फिश एग, चिकन एग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ह्यूमन हाइट, नीम ट्री, रॉकेट, हम ये सब क्या है अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे 1 mm से जब ऊपर चली जाएगी चीज़ तो हम वो चीज़ें देख सकते हैं, उससे नीचे वाली हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम हमें बुक में गिवन थे जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब हम उसके साइज़ को एस्टिमेट कैसे करेंगे, अगर सपोज करो इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं तो आप कैसे साइज़ जो है सेल का एस्टिमेट करके हमें बता सकते हो। क्वेश्चन पूछा जाए हाउ टू एस्टिमेट द साइज़ ऑफ द सेल, ठीक है। तो उसका एक फॉर्मूला गिवन है, एस्टिमेटेड साइज ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू डायामीटर ऑफ द विजिबल फील्ड, जितनी फील्ड विजिबल है उसका डायामीटर लेंगे, अपॉन नंबर ऑफ सेल्स अलॉन्ग द डायामीटर, जितने भी नंबर ऑफ सेल्स हैं। क्योंकि डायामीटर क्या होता है, जैसे ये एक सेल है आपका, ठीक है, बीच में डायामीटर होता है। अगर आपने मैथ्स में अच्छे से पढ़ा तो ये क्या हो गई, लाइन जो है डायामीटर हो गई, ठीक है। सेल्स सीन अलॉन्ग द डायामीटर के साथ दिखाई देते हैं। डायामीटर ऑफ द विजिबल फील्ड, जो बाहर की ये फील्ड विजिबल है ना, ये गोल गोल जो विजिबल है वो डायामीटर है विजिबल फील्ड का, ठीक है। नंबर ऑफ सेल का डायामीटर ये हो गया और बाहर का जो हो गया वो डायामीटर हो गया ऑफ द विजिबल फील्ड का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एग्जांपल सॉल्व करने हैं। ये एक्टिविटी 2.1 है।
एग्जाम्पल हमें गिवन है, इफ़ द डायमीटर ऑफ द विजिबल फील्ड इज़ 5 mm, अगर डायमीटर जो है 5 mm है, दैट इज़ 1 mm इज इक्वल्स टू 1000 mm। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, 5 × 1000 करेंगे तो 5000 हो गया। तो नंबर ऑफ सेल्स अलॉन्ग विद डायमीटर है 25। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 200। ठीक है, तो ये क्या निकल गया हमारा साइज ऑफ द वन सेल निकल गया कि एक सेल की साइज़ क्या है, दैट इज़ 200 nm। ठीक है, इफ़ आई पीस इज़ 10x एंड ऑब्जेक्ट इज़ 10x, टोटल मैग्नीफिकेशन इज़ 100x। ठीक है, तो 100x मैग्नीफिकेशन हो जाएगी, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है ना, ये चीज़ हमें बुक में भी गिवन है। अगर आई पीस और ऑब्जेक्टिव जो है 10x हो जाते हैं तो टोटल मैग्नीफिकेशन 100x हो जाएगी, दैट इज़ 200 UM सेल विल अपीयर 100 टाइम्स लार्जर, हमें दिखाई देने लग जाएगा वो। ठीक है, मैंने आपको दे रखा है, जैसे यहाँ पे 1 mm लिखा था, 1 mm का मतलब होता है 1000 माइक्रोमीटर्स। UM जो लिखा है ये उसका मतलब सिंबल है माइक्रोमीटर्स का, तो ये आपको लर्न कर लेने हैं, ये सिंबल्स आपको इसमें लर्न कर लेने कि mm का क्या होता है, UM का क्या होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, यूनिट कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, जैसे इसमें आपको दे रखा है, हो सकता है कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपको न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में, है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। आप चाहें तो मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर्स करवा सकती हूँ। ठीक है, अब मैंने मल्टी चॉइस क्वेश्चन करा है, हमने इतना सारा पढ़ लिया कि डिस्कवर कैसे हुई, सेल क्या होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका साइज़ क्या होता है। तो हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व अ सेल, रिकॉल करते हैं, फर्स्ट सेल का किसने करा है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, रॉबर्ट हुक ने, एंटोन वैन लोवेनहुक ने, लुइस पैस्टर ने। तो ऑफकोर्स रॉबर्ट हुक ने करा है, उन्होंने वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया इन 1665 में। आपको मैंने ईयर हाईलाइट करके दे रखा है इसके अंदर, तो आपको ईयर लर्न करना है कि डिस्कवरी कब हुई थी, 1665 में हुई थी, जिन्होंने माइक्रोस्कोप यूज़ करके की थी। ठीक है, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, एक टाइनी साइज ऑफ कुक, और उन्होंने ऑब्जर्व की थी स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट देखे थे, जिनका नाम उन्होंने क्या रख दिया, सेल रख दिया। ठीक है, एज अ रिवीजन मैंने मल्टी चॉइस क्वेश्चन दे रखा था। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल, इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल का मैंने डायग्राम आपको पहले भी दे रखा है। ये जो बाहर का हम बात करते हैं, ये जो बाहर का ये राउंड आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल की एक बाउंड्री होती है जिसको हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। एवरी सेल हैज़ अ बाउंड्री, द सेल मेम्ब्रेन, थ्रू विच substances मूव बिटवीन द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो सेल्स जो होते हैं उसके सब्सटेंसेस जो है वो सेल के अंदर मूव करते रहते हैं, अंदर बाहर होते रहते हैं। इवन अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज मटेरियल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। एक सिंगल सेल ऑर्गन ही खाली एक्सचेंज कर सकता है मटेरियल सेल मेम्ब्रेन से, और सबको क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है कि और कोई नहीं घुसेगा, सिर्फ सिंगल करके ही अंदर जा सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो मटेरियल। ठीक है, ये आपको लर्न करना, और सबको क्या कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि बाहर का जो है बाउंड्री जो है उसको हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में आगे पढ़ते हैं डिटेल में, अगर पूछ लिया जाता है तो सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि प्लाज्मा जो है वाटरी फॉर्म में जो लिक्विड्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, वो एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, ये एक टाइनी बाउंड्री होती है जो कि सराउंड करती है और प्रोटेक्ट करती है सेल को, इंडिविजुअलिटी सेल की डिफाइन करती है। ये एक सिलेक्टिवली परमेबल है जो कि सब्सटेंसेस को पास करने में हेल्प करती है, वाइल ब्लॉकिंग अदर, और अदर को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन बहुत ही थिन होती है, जिसका 7 to 10 नैनोमीटर्स की थिकनेस होती है। ये लिपिड्स, और लिपिड्स मतलब होता है फैट, और प्रोटीन से क्या होती है, बनी होती है ये लेयर, ये बाउंड्री। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फ्लूइड मास सेल मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं बहुत अच्छे से इसका। तो ये क्या होते हैं, ये कार्बोनेट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये हाइड्रोफिल्स होते हैं, मतलब उसका हेड हो गया, ये क्या हो गई, उसकी टेल हो गई। ठीक है, ये क्या हो गए, प्रोटीन और कार्बोनेट्स हो गए। ये क्या हो गया, बेलियर इंटेल प्रोटीन हो गया, ये कोलेस्ट्रॉल हो गया, स्टेबिलिटी और फ्लूइड्स में हेल्प करता है, और ये सरफेस से अटैच्ड रहता है। ये वाला जो चीज़ है ना, ये मतलब अंदर की चीज़ों से क्या रहेगा, अटैच्ड रहेगा। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है क्वेश्चन कि अटैच्ड, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये किस चीज़ से अंदर से अटैच्ड है, तो उसका नाम क्या है, पैराफिल प्रोटीन। इसके बारे में हम अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इस सरफेस से क्या रहता है, अटैच्ड रहता है। चलिए, अब हम फ्लूइड, आपको जैसे यहाँ पे नाम गिवन था ना स्ट्रक्चर का, दैट इज़ फ्लूइड माइसेल मॉडल। इसका मतलब क्या होता है, फ्लूइड का मतलब क्या हो गया कि लिपिड्स और प्रोटीन्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो साइड वे से फ्लिप एंड रोटेट करके क्या होते हैं, मूव होते रहते हैं, एक प्लेस पे वो फिक्स्ड नहीं रहते, दे आर इन द कॉन्स्टेंट मोशन में रहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं, मतलब लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, मासिक
का मतलब हो गया डिफरेंट प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोनेट्स, ये अरेंज होते हैं एक साथ, जैसे टाइल्स होती हैं उनके उस फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। और एक पैच वर्क जो है, एक मैसिव पैटर्न जो है, उसको क्या करते हैं, ये जो आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है ना, कि आपको कार्बोनेट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सब एक पैटर्न में एक जुड़ कर क्या बनाते हैं, मैसिक बनाते हैं, ये एक पैटर्न बना देते हैं। ठीक है, इस मॉडल का अगर आपको डेफिनेशन आती है तो मैंने इन शॉर्ट में लिख रखी है। द सेल मेम्ब्रेन इज थिन, फ्लेक्सिबल एंड द सिलेक्टिव बैरियर्स होते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं सेल को, कंट्रोल करते हैं मूवमेंट को, सब्सटेंसेस की मूवमेंट को इन आउट ऑफ द सेल। दिस मॉडल इज नोन एज फ्लूइड मैसल मॉडल। ठीक है, इन शॉर्ट में आपको डेफिनेशन, आप मेन पॉइंट्स लिखते चलिए, या फिर मैं ये इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे जो है PDF डाल दूँगी। ठीक है, इंस्टाग्राम पे एज अ पिक्चर आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अब हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया है, अब हम आगे चलते हैं कि सब्सटेंसेस इन और आउट होते हैं तो वो किस तरीके से होते हैं। अब एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है हमें, एक्सपेरिमेंट देखते हैं। सबसे पहले देखिए, एक हमें पोटैटो लेना है, 2 इक्वल पीसेस करने हैं उसमें। एक जार में क्या करना है, एक पोटैटो को प्लेन वाटर के साथ हमें डालना है, डाइल्यूट का मतलब प्लेन वाटर। ठीक है, एक को हमें 20% सॉल्ट सॉल्यूशन में डालना है, जिसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, जो कि 20% या शुगर सॉल्ट का बना हुआ होता है, उसके अंदर पोटैटो डालना है। तो इनिशियल स्टेज में तो वो कुछ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन बाद में जब वो पोटैटो जो है वो प्लेन वाटर में जो है वो रखा रहेगा तो क्या होगा, वो बड़ा हो जाता है, फूल जाता है। जैसे हम आलू की सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो उनका साइज़ क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो है पानी एंटर कर गया, पोटैटो के अंदर पानी एंटर कर गया, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस। अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे पोटैटो के अंदर जो है वाटर एंटर कर गया तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, ऑस्मोसिस। ठीक है, अब वाटर जो है अगर उसने छोड़ दिया, वाटर ऑस्मोसिस के प्रोसेस से उसने छोड़ दिया, उसका साइज़ क्या हो गया, श्रिंक हो गया, उसका साइज़ डिक्रीज़ हो गया, तो क्या हुआ, पानी बाहर निकल गया। ठीक है, तो इस तरीके से पानी बाहर क्यों निकला, क्योंकि अगर एक ऑब्जेक्ट सेल के अंदर जा रहा है, खाली वो प्लेन वाटर में है, तो वो अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर शुगर या फिर सॉल्ट डला हुआ होगा उस पानी में पोटैटो के, तो वो क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा और सेल के अंदर वो उसकी एंट्री नहीं होने की है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, वाटर मूव इनटू द पोटैटो, मतलब कि फ्रॉम डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेट हो रहा है वो। ठीक है, अगर वाटर आउट मूव हो रहा है पोटैटो के, तो डाइल्यूट फ्रॉम कॉन्सेंट्रेशन, ये भी चीज़ हो रही है कि आउट हो रहा है, वो इन और आउट हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑस्मोसिस का पूरा प्रोसेस दे रखा था कि वाटर जो है अगर डाइल्यूट हो रहा है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन थे थ्रू अ सेमी पेरिबल मेम्ब्रेन में, पानी अगर प्लेन पानी होता है तो वो बड़ा हो जाएगा, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट होगा। लेकिन अगर आप सेल के अंदर शुगर या फिर सॉल्ट वगैरह डालोगे तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी मेम्ब्रेन से। ठीक है, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है, मैंने यहाँ डिफरेंस दे रखा है, मूवमेंट ऑफ वाटर ओनली। ऑस्मोसिस प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ पानी की मूवमेंट ही होती है, उसमें शुगर और सॉल्ट की मूवमेंट नहीं होती है, जैसे मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया। थ्रू अ सेमी पेरिबल मेम्ब्रेन, सेमी पेरिबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होती है। फ्रॉम द एरिया ऑफ मोर वाटर टू एरिया ऑफ लेस वाटर, जहाँ पे लेस सॉल्यूट होगा वहाँ के एरिया से वो कहाँ जाएगा, लेस वाटर के उस पर जाएगा। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, जिसमें मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, गैस, लिक्विड, इन सब का ही मूवमेंट होता है, जो कि हाई कंसंट्रेशन से किसकी तरफ जाते हैं, वो लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, और उन्हें मेम्ब्रेन की कोई भी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन का इक्वल डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। मेन पॉइंट क्या है, ऑस्मोसिस से वाटर जो है डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है, जिसमें मेम्ब्रेन का रोल होता है। ठीक है, इन और आउट करने में। ठीक है, हमने एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा है, हमने दोनों के डिफरेंस भी समझ लिए हैं। आगे देखते हैं सॉल्यूशंस कितने टाइप के होते हैं एंड वो सेल्स पे आखिर क्या इफेक्ट डालते हैं। 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। ठीक है, तो आइसोटोनिक में क्या होता है, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड भी और इनसाइड क्या होता है, मतलब इक्वल होता है, कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं वाटर के अंदर, बाहर भी इक्वल क्वांटिटी का और अंदर भी इक्वल क्वांटिटी का, मतलब इक्वल सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होता है। जैसे कि आपको इसके अंदर दिख रहा है, इक्वल सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड इज इक्वल्स टू इनसाइड, सेम होता है। सेल स्टे द सेम, नो कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, कोई भी वाटर का मूवमेंट नहीं होता, बिकॉज दोनों तरफ क्या है, इक्वल है। हाइपरटोनिक का मतलब हो गया लेस सॉल्यूट आउटसाइड जो है वो सॉल्यूट कम है। ठीक है, वाटर जो है सेल के अंदर जा रहा है, तो सेल क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है, वो फूल रहा है, वाटर अंदर जा रहा है, तो क्या हो रहा है, जैसे पोटैटो के साथ हुआ,
ठीक है। ऑस्मोसिस प्रोसेस हुआ जैसे कि अंदर गया तो पोटैटो फूल गया, थोड़ा सा मोटा हो गया, वैसे ही इसके अंदर हो रहा है, जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। हाइपोटोनिक का मतलब हो गया कि मोर सॉल्यूट आउटसाइड, आउटसाइड बहुत ज़्यादा सॉल्यूट है, इसीलिए वो सेल जो है वो वाटर छोड़ रहा है और सेल जो हो रहा है वो श्रिंक हो रहा है, ठीक है, क्योंकि बाहर क्या है, सॉल्यूट ज़्यादा है, शुगर और सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, डिफरेंस आपको ही पता होना चाहिए, ऐसे आप बना के आइएगा अगर पता हो तो, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे दोबारा से इसमें लिख रखा है, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड इज इक्वल्स टू इनसाइड, सेल स्टे द सेम, नो चेंजेस। हाइपोटोनिक, ये सेम चीज़ मैंने इसके अंदर दोबारा लिख रखी है फॉर रिविजन, ठीक है। डायग्राम इस तरीके से आप डिफरेंस दिखाना चाहे इस तरीके से दिखा सकते हैं, आप लिख कर भी दिखा सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से आप दिखा सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब हम बात करने वाले हैं सेल वॉल की। अब देखिए, अब हम लोग क्या है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। बारिश आती है तो हम ह्यूमंस क्या हैं, एनिमल्स, ह्यूमंस जो हैं वो मूव कर सकते हैं, तो वो छुप जाते हैं जाके, उनको कोई भी दिक्कतें नहीं होती है। हमें, हमारे पास घर हैं तो हम घर के अंदर आ जाएंगे, बारिश आंधी तूफान कुछ भी चल रहा होगा तो हमें एक्स्ट्रा लेयर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अपनी प्रोटेक्शन जो है वो खुद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्लांट्स, बैक्टीरिया, ये सब चीज़ें जो होती हैं, प्लांट्स जो है वो मूव नहीं कर सकते। बैक्टीरियाज, फंगल सेल्स जो होती हैं उनको सेल वॉल की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर उनको एक एक्स्ट्रा लेयर दी जाती है जिसका नाम है सेल वॉल, जिसे हम कहते हैं। सेल की एक वॉल है जिससे प्लांट्स जो हैं वो अपने आप को वो प्रोटेक्ट हो सकें, जो प्लांट्स है, बैक्टीरियाज है, फंगी है, वो सब चीज़ें जो हैं प्रोटेक्ट हो सकें, क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते हैं। इसकी नेसेसिटी क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, वो आपको बताना है कि प्लांट्स में जो है बैक्टीरिया, फंगल में, वो उनको शेप देता है और उनको स्ट्रक्चर देता है प्लांट्स के सेल को, और बैक्टीरिया, इन सब के सेल को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट देता है, जिससे कि है प्लांट गिरे ना, उनकी लीव्स गिरे ना, और वो उनकी एक शेप बनी रहे, उनको सपोर्ट दे, तो सेल वॉल जो है वो सपोर्ट करते हैं। आप देखा होगा अगर आंधी चल रही है बहुत ज़ोरों से, ठीक है, तो प्लांट एज इट इज़ ही हमें मिलता है, ठीक है। प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द फिजिकल डैमेज एंड ब्रस्टिंग, तो फिजिकल डैमेज जितना भी होता है आंधी तूफान बारिश की वजह से, तो उन सबको क्या करता है, सेल वॉल प्रोटेक्ट करता है। प्रिवेंट ओवर स्वेलिंग व्हेन वाटर्स एंटर द सेल, मेंटेन टर्जिडिटी इन प्लांट्स, तो ज़्यादा पानी भरने से भी बचाता है कि ज़्यादा पानी जो है प्लांट्स पर ना लगे। हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रॉपर शेप ऑफ द सेल, प्रॉपर शेप को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। आप डायग्राम देख सकते हैं, ये हमारा प्लांट सेल है, ठीक है, ये में प्लांट सेल है, तो ये बाहर आपको क्या दिख रही है, ये सेल वॉल दिख रही है आउटसाइड। सेल मेम्ब्रेन जो है अंदर वाली है, ये आपको दो वॉल्स दिख रही है ना, एक डार्क ग्रीन कलर की, एक लाइट ग्रीन कलर की। लाइट ग्रीन वाली क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, और डार्क ग्रीन वाली क्या है, सेल वॉल है, ठीक है। और अंदर जो लिक्विड है वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। अब हम देख लेते हैं एनिमल सेल, प्लांट सेल, बैक्टीरिया सेल, ठीक है। एनिमल सेल के पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल के पास और बैक्टीरिया सेल के पास होती है सेल वॉल फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है। हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक का क्या मतलब होता है कि पानी जो है वो सेल में एंटर कर जाता है, जिससे वो फूल जाते हैं। तो एनिमल सेल में क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इन्फ्लेट में बस्ट, वो फट जाते हैं अगर ज़्यादा पानी भर जाता है तो, ठीक है। प्लांट सेल में क्या होता है, वो ब्लास्ट नहीं होते हैं, वो थोड़े से फूल जाते हैं। ऐसी बैक्टीरिया में प्रोटेक्ट करती है सेल वॉल, शेप करने में और इसको प्रिवेंट करती है, ठीक है। इन शॉर्ट में अगर बोलो तो सेल वॉल एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि शेप प्रोवाइड करती है, मेंटेन करती है, सपोर्ट करती है, प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द सेल इन डिफरेंट सॉल्यूशंस में क्या करती हैं, लेयर को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो इन शॉर्ट में आप ये समझ सकते हैं। आई होप आपको बहुत क्लैरिटी मिलती जा रही होगी, बिकॉज नोट्स मैंने बहुत मेहनत से बनाए, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया वीडियो लाने में, ठीक है। आगे हम देखते हैं, plants could not move, so they need extra rigid and support. That is why the plant cell have the additional layer outside the cell membrane called the cell wall. ये मैंने एक डेफिनेशन लिख दी है, ये 1-2 मार्क्स की अगर आती है एग्ज़ाम में, तो मैंने ऊपर आपको सेल वॉल की कोई क्लियर जो है डेफिनेशन मैंने आपको नहीं बताई है, नहीं बताई ना मैंने आपको कोई भी क्लियर डेफिनेशन, हमने एक्सपेरिमेंट से ही हमने शुरू कर दिया, तो इसीलिए मैंने आपको एक शॉर्ट दिया। ये नेसेसिटी और फंक्शंस बताए थे सेल वॉल के, जो कि आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है जब प्लांट सेल अगर पानी लूज़ करने लगे, ठीक है, अगर पानी छोड़ने लग जाए, प्लांट्स वो सुकड़ जाते हैं, तो क्या होता है, प्लांट सेल प्लेस्ड इन द कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन लूज वाटर इन अ कॉन्स्टेंट श्रिंक, अंदर से वो क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं अगर प्लांट सेल को कॉन्स्टेंट शुगर सॉल्यूशन में अगर डाल दिया जाए तो,
ठीक है। जैसे कि मैंने बताया वो शुगर और सॉल्ट जो है वो बाहर निकाल के फेंक देंगे, उस पानी को बाहर निकाल के फेंक देंगे और वो श्रिंक हो जाएंगे। उन्हें क्या चाहिए, प्लेन वाटर चाहिए। बट द आउटर बाउंड्री जो होती है सेल वॉल की वो सेम ही रहती है, वो शेप को मेंटेन करने की, होल्ड करने की वो कोशिश ही करती रहती है। द सेल मेम्ब्रेन पुल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है सेल वॉल को बाहर पुश करती है, तो उसको कहते हैं प्लाज्मोसिस, क्योंकि हमें कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन हमें नहीं चाहिए। एनिमल सेल को हम क्या कहते हैं, चीक सेल भी कहते हैं, जिसके अंदर कोई भी सेल वॉल नहीं होती। अगर उन्हें हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में डाल दें तो वो सिंपली श्रिंक हो जाएंगे, लेकिन कोई भी रिजिड वॉल को टू मेंटेन द शेप, कोई भी रिजिड वॉल जो होती है उसमें मतलब ऐसी चीज़ नहीं होती कि उसको, पहली बात तो एनिमल सेल के पास कोई सेल वॉल होती ही नहीं है ना। अगर उसको कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में डाल भी देंगे एनिमल सेल को तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो अपनी शेप मेंटेन की उसे ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, वो उसकी शेप जो है वो चेंज होती ही रहती है। विदाउट अ रिजिड सेल वॉल एनिमल सेल कैन चेंज शेप फ्रीली, वो फ्रीली जो है वो अपनी शेप को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। इसीलिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है ये चीज़। इट्स अलाउ द एनिमल सेल्स एंड द टिश्यू टू मूव एंड फ्लेक्स, तो वो उन्हें हेल्प करता है मूव वगैरह करने में, क्योंकि प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें कॉन्सेंट्रेटेड शुगर की सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या है, आपको दोनों डायग्राम्स मैंने गिवन है। ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल अगर इन वाटर में रखते हैं तो सेल वॉल मेम्ब्रेन आपको बहुत नॉर्मल सा लग रहा है, लेकिन अगर हम वाटर लॉस्ट में उसको रखते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, अंदर से श्रिंक हो जाएगी, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। सेल वॉल जो क्या कर रही है, बाहर की तरफ पुश कर रही है, सेल मेम्ब्रेन जो है वॉल को बाहर की तरफ पुश कर रही है। दोनों डायग्राम्स में आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, एनिमल सेल्स में क्या हो गया, ये नॉर्मल है। अब क्या होगा, जब हम कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में डालेंगे क्या हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, वाटर लॉस्ट। ठीक है, अब एक मल्टी चॉइस क्वेश्चन मैंने इसके अंदर आपके लिए दे रखा है, जल्दी से देखते हैं। व्हाट इज़ द मेन टॉपिक डिस्कस इन द टेक्स्ट। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले जो है हमने क्या टॉपिक डिस्कस करा है, द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस एंड देयर इफेक्ट्स, द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, द मूवमेंट ऑफ एनिमल। देखो सी और डी तो गलत है, ए और बी में बी करेक्ट है। हमने सेल का स्ट्रक्चर डिस्कस करा है, जिसमें हमने सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की हमने बात करी है। ठीक है, Cell are the building blocks of all the living organisms. Understand their structure, help us to learn how they function. ठीक है, इसकी समरी मैंने लिख रखी है कि अब तक हमने क्या करा। प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन फॉर द सपोर्ट एंड रिजिडिटी। व्हेन प्लांट सेल्स लूज वाटर इन द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, प्लाज्मोसिस ऑकर्स। एनिमल सेल्स हैज नो सेल्स वॉल, so they shrink without maintaining a fixed shape. The flexibility of animal cell help in movement and function. ठीक है, ये अब तक की क्या थी, समरी थी। अब हम चलेंगे अंदर के इंटीरियर पे कि अंदर सेल वॉल के क्या स्ट्रक्चर है, सेल वॉल के अंदर क्या स्ट्रक्चर है। एक कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, एवरी सेल्स हैज़ 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट उसकी लेयर होती है दैट इज सेल मेम्ब्रेन की, फिर अंदर जो लिक्विड होता है वो होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, फिर बीच में जो होता है ये आपको पर्पल दिख रहा है, दैट इज न्यूक्लियस। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेल इंटीरियर जो हम बोलते हैं इसे। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेलेक्टिव परमेलेबल आउटर बाउंड्री है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेमी फ्लूइड है, जो फ्लूइड भरा हुआ है, जिसका जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, सब्सटेंसेस होते हैं जो सेल को फिल करके रखते हैं। न्यूक्लियस जो होता है वो कंट्रोल सेंटर है किसका, सेल का। न्यूक्लियस के बारे में हमने पहले भी पढ़ रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्यूरेटिक सेल क्या होते हैं। साइटोप्लाज्म जो है ऑर्गेनेलिज कंटेन करते हैं। ऑर्गेनल मतलब कि स्मॉल स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पेसिफिक जॉब जो है वो परफॉर्म करता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म। थिंक ऑफ द सेल एज अ टाइनी फैक्ट्री की तरह समझो आप एक सेल को, जो कि जिसके ईच ऑर्गेनल इज, ऑर्गेनल मतलब कि हर एक ऑर्गन, समझो कि हर एक ऑर्गन का अपना अपना एक काम है, अपना एक वर्क है, उन्हें एक डिपार्टमेंट सौंप रखा है कि आपको ये काम करना है। आप इस तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, मैंने ये जो डायग्राम आपको दे रखा है ये अब हम अभी समझेंगे। हमने अभी समझा है एक्यूरेटिक क्या होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो है स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, सब अपना अपना काम करते हैं, तो वही चीज़ इसके अंदर होती है, ऐसे हमने समझना है। दोनों में डिफरेंस पढ़ते हैं, आपको समझ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक न्यूक्लियस, इसके अंदर कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो है कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियड रीजन होता है खाली, लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक सेल के अंदर जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी होता है उसका, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियस का क्या हो गया, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी होता है। ठीक है, इसका डायमीटर कितना होता है, इसमें 1 to 10 यूएम होता है और इसमें 10 to 100 यूएम होता है। यूएम क्या होता है जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर वीडियो आप यहाँ तक आ गए हैं तो, क्योंकि मैंने अभी आपको पीछे बताया है।
मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स इसमें एब्सेंट होते हैं और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स ये होता है बैक्टीरिया और इसमें होता है प्लांट्स एंड एनिमल सेल और फंगस, क्योंकि जो है प्लांट्स एंड एनिमल सेल, फंगी, तो इन सब में क्या होता है बहुत सारे सेल्स की ज़रूरत होती है जो कि टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। अगर आपको इनके मीनिंग लर्न करना है तो मैंने आपको नीचे दे रखा है। प्रो का मतलब हो गया प्रोमोटिक, क्रियॉन का मतलब हो गया न्यूक्लियस, प्रिमिनेटिक न्यूक्लियस, ठीक है। और यू का मतलब हो गया ट्रू, क्रियॉन का मतलब हो गया न्यूक्लियस, इक्रियोटिक का मतलब हो गया ट्रू न्यूक्लियस, उसके अंदर ट्रू सच्ची का न्यूक्लियस है और उसके अंदर नहीं है, ठीक है, खाली न्यूक्लियड एरिया है, ठीक है। जैसे कि आप इसके अंदर अब डायग्राम में देख सकते हैं, ये हो गया प्रियोटिक सेल, दैट इज़ बैक्टीरिया, जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम्स है, सेल वॉल है, जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन न्यूक्लियस नहीं है। एनिमल सेल्स में आप देख लीजिए बीच में न्यूक्लियस हमें गिवन है, जेनेटिक मटेरियल्स गिवन है, राइबोसोम है, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल्स हैं, सेल मेम्ब्रेन है, ऐसी ही आप प्लांट सेल में भी देख सकते हो, सब कुछ चीज़ें प्रेजेंट है, न्यूक्लियस हैगा, ठीक है। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स जो हैं वो इसमें एब्सेंट होते हैं और इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब हमने ये चीज़ पढ़ लिया है। अब एक चीज़ यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रखा है कि प्रियोटिक सेल्स जो होते हैं मोस्टली एक्टिविटीज़ वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म से करते हैं। उनका जो देयर डीएनए इज़ प्रेजेंट एज अ सिंगल circular nuclear molecules in a region called the nucleate, not enclosed by the membrane, and membrane से enclosed नहीं होते। न्यूक्लियड रीजन आपको जो मैंने छोटा सा डायग्राम बना रखा है, यहाँ पर्पल जो दे रखा है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियड रीजन, ठीक है। सारी एक्टिविटी वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म से करता है। अब एक मल्टी चॉइस क्वेश्चन मैंने इसमें दे रखा है, व्हाट इज़ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेसिक पार्ट ऑफ एवरी सेल। का बेसिक पार्ट नहीं होता है, हर सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल वॉल। तो ऑफकोर्स सेल वॉल खाली आपको प्लांट सेल में ही आपको मिलेगा, बैक्टीरिया सेल में आपको मिलेगा, वैसे आपको सेल वॉल नहीं मिलेगा। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस ये तो उनका इंटीरियर है ही। तो मैंने लास्ट यहाँ पे आंसर भी गिवन है, एवरी सेल हैज़ 3 बेसिक पार्ट, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल वॉल इज नॉट अ बेसिक पार्ट ऑफ द सेल, इट इज़ फाउंड इन द प्लांट सेल, बैक्टीरिया एंड फंगल, बट नॉट इन द एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। हमने स्ट्रक्चर तक पढ़ लिया है, अंदर के इंटीरियर तक पढ़ लिया है। आगे जो है आगे के टॉपिक्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही अपलोड करूँगी। ये जो है पिक्चर्स जो है मैं शाम तक आपको जब वीडियो मिलेगी फिर नेक्स्ट डे तक मैं आपको इंस्टाग्राम पे आपको दे दूँगी। आप इंस्टाग्राम से स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल जो है फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच।